बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 पार्ट 3 के अंदर हम लोग अगेन हाजिर हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन in viscid region of flow। हमने इस चीज़ की डेरिवेशन करनी है इनविसिड रीजन ऑफ फ्लो के लिए। तो हमें पता है कि इनविसिड रीजन ऑफ फ्लो के लिए जो आयलर्स इक्वेशन है वो क्या थी हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। वी हैव Euler's equation in inviscid region of flow। वो क्या था, रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर पी प्लस, यहाँ पे मैं डॉट और कुछ नहीं डाल रहा। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि क्योंकि ये स्केलर, ये प्रेशर स्केलर है और हमारे पास जो डेल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों में हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होती है, प्लस रो जी वेक्टर। तो अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं स्टडी करूं, इस चीज़ को मज़ीद एलेबोरेट करूं, तो मेरे पास ये ये जो आयलर्स इक्वेशन है क्या बन जाएगी, पार्शियल वी वेक्टर ओवर पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल यू और पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल यू और पार्शियल जी इज इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस रो जी वेक्टर। तो अब इसको इन कंप्रेस्ड फॉर्म में हमारे पास क्या आएगी, रो पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी प्लस यू वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इंटू यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस रो जी। तो ये तो थी सिर्फ यू की फॉर्म में। तो अब मैं इसको लिखता हूं इन जेनेरिक फॉर्म, यानी कि 3 डायमेंशन तीनों कंसिडर करके, रो पार्शियल वी वेक्टर और पार्शियल टी प्लस वी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर पी प्लस रो जी वेक्टर। यहाँ पे मैं डॉट डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं डाल रहा। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या थी, ये हमें स्केलर क्वांटिटी देगी और स्केलर जब वेक्टर के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है उसमें डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आती। तो हमारे पास जो आयलर इक्वेशन बनी वो फाइनली जेनेरिक फॉर्म में, ये हमारे पास आयलर इक्वेशन थी। ठीक है, अब इस आयलर इक्वेशन के ऊपर मैं अपनी अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं फॉर स्टेडी स्टेट। तो मेरे पास ये जो टर्म्स थी, ये वाली जो टर्म थी ये उड़ गई। तो फाइनली मेरे पास क्या बना,
रो वी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर पी प्लस रो जी वेक्टर। ठीक है, अब रो को मैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देता हूं, वी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर पी ओवर रो प्लस जी वेक्टर। ओके, अब यहां पे ये जो हमारे पास एक क्वांटिटी बनी है ये वाली, इसको अब मैं लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एनालिसिस। वी हैव अ वेक्टर आइडेंटिटी। वो क्या है हमारे पास, वी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं वी वेक्टर के साथ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/2 डेल वेक्टर इंटू वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वी वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर। ठीक है, मेरे पास ये वेक्टर आइडेंटिटी क्या बन गई, अब हम ये देखते हैं कि ये अगर मैं इस चीज को इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं तो क्या ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा, इसको मैं आपको दिखा देता हूं इसका प्रूफ। ये देखिएगा, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करता हूं, इधर देखिएगा, v डॉट डेल इंटू वी की जगह पे ये वेक्टर आ गया, डेल की जगह पे ये आ गया और v साथ में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमने इसको जाके इससे पहले से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसमें i डॉट आई 1 हो गया तो इसमें से डायरेक्शन उड़ गई तो हमारे पास ये सिंपल मल्टीप्लाई बाई v आ गया। उसके बाद क्या किया कि इसको अगेन दोबारा मल्टीप्लाई किया। अब ये है सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्केलर, तो क्या होगा, पहला पहले के साथ जाएगा तीनों के साथ, ये वाला पहला, ये तीनों टर्म्स पहले के साथ मल्टीप्लाई होंगी, फिर तीनों टर्म्स दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी, फिर तीनों टर्म तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब मैंने आई जे और के कॉमन ले लिया, तीनों को मल्टीप्लाई करके जब आई जे और के कॉमन ले लिया तो हमारी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो इस चीज के बराबर आ गई। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में क्या था, उसकी तीन टर्म्स थी, राइट हैंड साइड में तीन टर्म्स थी, अगर आप देख पाए राइट हैंड साइड में 1 2 एंड 3 तीन टर्म्स थी। तो पहली टर्म ये वाली आ गई, इसमें हाफ डेल्टा वैसे ही v डॉट वी था तो दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो u स्केयर प्लस v स्केयर प्लस w स्केयर हो गया, i डॉट आई 1 वो वाला आपको पता ही है। अब हाफ, अब मैंने डेल अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर ये डेल वैसे ही आ गया प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया। अब तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इनके साथ डायरेक्शन आ गई प्लस, देखिए ये u, ये सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो u पहले तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, फिर सिमिलरली ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये तीनों पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, फिर तीनों इसके साथ मल्टीप्लाई हुए, फिर तीनों इसके साथ मल्टीप्लाई हुए, तो हमारे पास ये चीज निकल आई। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाफ, अब मैंने क्या किया, अब ये किया कि ये जो पार्शियल स्क्वायर ओवर 2 था इसका मैंने डेरिवेटिव खोल दिया तो ये 2u पार्शियल u बाई पार्शियल x आ गया। सिमिलरली सारों का मैंने डेरिवेटिव खोल दिया तो मेरे पास ये 2u ये समथिंग बन गया। तो ये जो बाहर था 2 ये अंदर वाले 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास फाइनल फॉर्म बनी वो ये बन गई। ठीक है, ये वाली फाइनल फॉर्म आ गई। अब क्या था कि ये v वेक्टर क्रॉस ये वाली जो टर्म थी वोर्टिसिटी, हमारे पास जो रोटेशन थी, ये याद होगा, ये मैंने कर्ल में भी आपको करके दिखाया था। ठीक है, तो अब पहले मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं,
इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद दोबारा फिर ये प्रोडक्ट आएगी क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट ली, ये लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया सारे को, मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आ गई। अब दोबारा अगेन v की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है इस चीज के साथ, तो क्या आ गया आई जे के यू वी डब्ल्यू, पहली टर्म यहाँ पे आ गई, दूसरी टर्म यहाँ पे आ गई, तीसरी टर्म यहाँ पे आ गई। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अगेन वही प्रोसीजर कि मैं आई को इधर रखूंगा, v को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और w को इसके साथ करूंगा। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको करने के बाद मैंने a और b को माइनस कर दिया। उसकी क्या रीजन थी? उसकी रीजन थी कि पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, तो a को मैंने b से माइनस कर दिया। तो जब माइनस किया मैंने, तो इन स्टेप्स को आपने देख लेना है। जब मैंने माइनस किया तो सारा कुछ करने के बाद जब मेरे पास फाइनल फॉर्म आई तो वो कुछ ये फॉर्म आई। ये फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जो चूंकि बराबर हैं, तो इसलिए हम इस चीज में हम कहते हैं कि हम इस चीज को वेक्टर आइडेंटिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर आइडेंटिटी है वो क्या है? वो ये चीज वेक्टर आइडेंटिटी आ गई। अब इस चीज को मैं यहां पे पुट करता हूं, तो हमारे पास क्या आ गया? वी वेक्टर हाफ डेल वेक्टर इंटू वी डॉट वी क्या था हमारे पास? वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस 0। तो कॉस 0 1 होता है, तो इसको मैं वी स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो ये वी स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस वी वेक्टर क्रॉस व्हाट इज दिस? दिस इज कर्ल। इसको हम वर्टिसिटी भी कहते हैं, यानी कि रोटेशन। तो रोटेशन के लिए एक मैं ये एस नुमाइक सिंबल लिखूंगा। तो वी वेक्टर क्रॉस वर्टिसिटी वेक्टर माइनस ये चीज आ गई, तो बराबर डेल वेक्टर इंटू पी ओवर रो प्लस जी वेक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पी तो हमारा इनकम्प्रेसिबल था, ये पी जो था अपना हमारा जो मॉडल था वो इनकम्प्रेसिबल था। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इस रो को भी अंदर ले गया हूँ। है ये इनकम्प्रेसिबल कांस्टेंट है, लेकिन मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए अंदर ले गया हूँ। ये जहां जहां पे इसको सॉल्व करने की बारी आएगी तो मैं इसको अगेन बाहर ले आऊंगा, क्योंकि हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो खैर इसको मैं अंदर ले गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया डेल वेक्टर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वी वेक्टर इंटू वर्टिसिटी इज इक्वल टू डेल वेक्टर पी ओवर रो प्लस जी वेक्टर। अब देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो मेरे पास ये फॉर्म भी डेल्टा की फॉर्म में है, ये भी डेल्टा की फॉर्म में है, जबकि ये चीज डेल्टा की फॉर्म में नहीं है। चले इसको भी हम डेल्टा की फॉर्म में लिख लेते हैं। मेरे पास जी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा? जी मैग्नीट्यूड इंटू नेगेटिव के यूनिट वेक्टर, बिकॉज हमारा जो एक्सिस है वो एक्स इधर है, इंटू द पेज वाई एक्सिस है और ऊपर की तरफ जी एक्सिस है। तो चूंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है इसलिए मैं इसको नेगेटिव के डायरेक्शन में लूंगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? ये हमारे पास आ गया जी माइनस डेल वेक्टर इंटू जी के। उसकी रीजन है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। डेल वेक्टर इंटू जी किसके बराबर है? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जी आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर। तो z चूंकि x में चेंज नहीं हो रहा, z y में चेंज नहीं हो रहा, z में चेंज हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू 1 इसका डेरिवेटिव आ गया 1, तो ये आ गया k यूनिट वेक्टर में। तो हमारे पास ये चीज फाइनली आ गई। अब चूंकि z जो है वो सिर्फ जो हमारी g है वो सिर्फ चेंज हो रही है z डायरेक्शन में, तो इसलिए ये जो डेल्टा है ये 3D नहीं है, ये जस्ट 1D रह गया, यानी कि जस्ट z डायरेक्शन में। तो इसलिए इस g को भी उठा के मैं अंदर ले जाऊंगा डेल्टा के आगे। तो मेरे पास ये आ गया माइनस जी जी। तो इस चीज को अब
ये जो मेरे पास फाइनल चीज बनी है इसको उठा के अब मैं यहां पे पुट कर देता हूं, जी वेक्टर की जगह पे मैं डेल वेक्टर इंटू जी जी मैं वहां पे पुट कर देता हूं। तो मेरे पास फाइनल क्या बनी, डेल वेक्टर इंटू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वी वेक्टर इंटू वर्टिसिटी इज इक्वल टू डेल वेक्टर पी ओवर रो प्लस माइनस डेल वेक्टर जी का मैग्नीट्यूड इंटू जी। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास बन गया डेल वेक्टर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, दिस वाज माइनस प्लस डेल वेक्टर पी ओवर रो प्लस डेल वेक्टर जी जी इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस वर्टिसिटी। तो इधर से अगर मैं डेल कॉमन ले लूं तो वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस पी ओवर रो प्लस जी जी इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस वर्टिसिटी। देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये हमें बता क्या रही है, ये हमें बता रही है वोर्टिसिटी वेक्टर, वोर्टिसिटी रोटेशन और वेलोसिटी की आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है। ये हमारे पास डायनामिक हेड है यानी वेलोसिटी हेड, ये हमारे पास प्रेशर एनर्जी है, ये हमारे पास डायनामिक एनर्जी है, ये हमारे पास प्रेशर एनर्जी है और ये हमारे पास एनर्जी ड्यू टू हाइट यानी कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। हमारे पास वेक्टर एनालिसिस में पहले हम इसको देखते हैं, इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास जो होता है वेक्टर एनालिसिस में बाय वेक्टर रूल्स, वो क्या होता है कि अगर मैं ए क्रॉस बी की क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं और मेरे पास एक तीसरा वेक्टर आता है सी वेक्टर, तो ये अंडरस्टूड है कि जो तीसरा वेक्टर होगा ये जो सी वेक्टर होगा ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये ए है, ये बी वेक्टर है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी, देखो वो राइट हैंड रूल के मुताबिक ऐसे इसको करेंगे तो ये जो थर्ड वेक्टर होगा वे इसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, जो सी है वो ए के साथ भी 90 डिग्री है और बी के साथ भी 90 डिग्री है। तो अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हमारे पास वी वेक्टर है और दूसरा वर्टिसिटी वेक्टर है, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट गई परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट आ गई वी वेक्टर क्रॉस वर्टिसिटी वेक्टर के। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आया है एक नया, वो v के भी परपेंडिकुलर है और वर्टिसिटी के भी परपेंडिकुलर है। तो इस चीज को बेस बना के हम कंसीडर करते हैं एक स्ट्रीमलाइन, क्योंकि इसकी जो अजम्पशन होती है बर्नौली इक्वेशन के लिए वो ये भी होती है कि हमारे पास जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। तो मैं एक स्ट्रीमलाइन कंसीडर करता हूं, यहां पे एक मैं स्ट्रीमलाइन कंसीडर करता हूं। लेट्स सपोज दिस इज माय स्ट्रीमलाइन। अब स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं अगर टेंजेंट लेता हूं तो वो मुझे वेलोसिटी वेक्टर देगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट लेता हूं, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो इस स्ट्रीमलाइन के ऊपर मैं दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं एंड दैट इज द ds, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज द ds वेक्टर। इसके दो कंपोनेंट बने, एक dx हो गया i यूनिट वेक्टर और एक dy j यूनिट वेक्टर। अगर ये 3D में है तो ये इनटू द पेज भी इसकी एक डायमेंशन हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस स्ट्रीमलाइन के ऊपर मैंने दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट में हर पॉइंट के ऊपर जो मेरा टेंजेंट है
वो मेरा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्मॉल लेंथ है मैंने ली है, जो स्मॉल लेंथ ds वेक्टर लिया है, दिस इज पैरेलल टू v वेक्टर, दिस इज पैरेलल टू v वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास ds है क्या, बेसिकली ds वेक्टर है हमारे पास dx i यूनिट वेक्टर प्लस dy j यूनिट वेक्टर प्लस dz k यूनिट वेक्टर। ओके, समझ लग गई। तो ये ds पैरेलल किसके आ गया, वेलोसिटी वेक्टर के। जबकि हमें पता है कि ये जो v वेक्टर क्रॉस वोर्टिसिटी वेक्टर ये पैरेलल किसके है, v वेक्टर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर v वेक्टर क्रॉस वोर्टिसिटी वेक्टर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है v वेक्टर के, और v पैरेलल है ds वेक्टर के, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी आपस में क्या हुए, v वेक्टर क्रॉस वोर्टिसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हुए ds वेक्टर के, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हो गए हमारे पास। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इस चीज को हम देखने के लिए कि क्या अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ये जो रिलेशन हमारे पास आया अलोंग द स्ट्रीम लाइन, क्या ये बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक डायनामिक हेड, प्रेशर हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड क्या ये कांस्टेंट रहता है। तो इस कांस्टेंट को चेक करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन की डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इस स्मॉल स्केल डेल्टा एस से, ठीक है। इस डेल्टा एस से इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास फाइनल क्या बना। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसकी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डेल वेक्टर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डॉट ds वेक्टर प्लस डेल वेक्टर p ओवर रो डॉट ds वेक्टर प्लस डेल वेक्टर gz डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर क्रॉस वोर्टिसिटी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब हमने ये देखना है कि अब प्रीवियस डिस्कशन के मुताबिक इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, वोर्टिसिटी वेक्टर और ds के दरमियान कितना है, क्योंकि ds बेसिकली वेलोसिटी है, ठीक है। ds पैरेलल किसके है, वेलोसिटी के पैरेलल है। तो वोर्टिसिटी इसके और इसके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का अगर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में खोलूंगा तो वो क्या आएगा, 0 के। तो मेरे पास ये चीज किसके बराबर आ गई, डेल वेक्टर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डॉट ds प्लस डेल वेक्टर p ओवर रो डॉट ds वेक्टर प्लस डेल वेक्टर इंटू gz ds इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर आ गया, मेरे पास 0 के बराबर आ गया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री का। ओके, अब मैं इनको ओपन करता हूं, फर्ज करो मैं इसको ओपन करता हूं, मैं डेल वेक्टर, अब देखिए यहां पे मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं तो मैं फौरन रो को बाहर ले आऊंगा, डेल p डॉट ds। तो ये किसके बराबर आ गया, पार्शियल p ओवर पार्शियल x प्लस i यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल p ओवर पार्शियल y j यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल p ओवर पार्शियल z k यूनिट वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट dx i यूनिट वेक्टर प्लस dy j यूनिट वेक्टर प्लस dz k यूनिट वेक्टर। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं ना, ये आपको बुक से नहीं मिलना, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंडिंग आप ले लें। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया पार्शियल p ओवर पार्शियल x इंटू dx प्लस पार्शियल p ओवर पार्शियल x dy प्लस पार्शियल p ओवर पार्शियल z इंटू dz, ठीक है। तो ये जो सारी चीज है ये हमारे पास होती है अकॉर्डिंग टू चेन रूल के मुताबिक डी पी के बराबर, ठीक है। तो अब अगेन मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इस रो को अंदर ले जाता हूं। तो मेरे पास क्या आ गया, इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है डेल वेक्टर p डॉट ds, ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, 1 ओवर रो, ये मेरे पास आ गया डी p बाई रो के। सिमिलरली जब मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट दूसरी टर्म्स के साथ लूंगा
डेल वेक्टर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 डॉट डी एस, तो ये मेरे पास निकल आएगा डी इंटू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। और सिमिलरली जब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा डेल वेक्टर इंटू जी जी डॉट डी एस वेक्टर, तो ये मेरे पास निकल आएगा डी जी जी। तो इन तीनों को जब मैं सम करूँगा तो मेरे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी डी पी ओवर रो प्लस डी वी स्क्वेयर ओवर 2 प्लस डी जी जी इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने d कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया p ओवर रो प्लस वी स्क्वेयर ओवर 2 प्लस जी जी इज इक्वल टू 0। अब ये d क्या है? ये d हमें बता रहा है चेंज बता रहा है किसके दरमियान है? बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान। जो हमने स्ट्रीमलाइन कंसिडर की थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जाते हुए जो चेंज थी, किस में चेंज थी? इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो 3 एनर्जियाँ थी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और तीसरी पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने इन तीनों को सम किया एक जगह से दूसरी जगह में और उनकी चेंज चेक की, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हुए उनकी जो चेंज थी वही हमारे पास है 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अलोंग स्ट्रीम लाइन किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जिनका दरमियानी डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस ds है, तो अलोंग द स्ट्रीम लाइन ये जो हमारे पास सम ऑफ ऑल एनर्जीज हैं वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन हमारे पास क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। तो उसमें चेंज अगर 0 है तो फिर इसका क्या मतलब है कि v स्क्वायर 2 इंटू जी जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल मतलब है। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आ गई। अब ये देखें, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं p ओवर रो प्लस वी स्क्वेयर ओवर 2 प्लस जी जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं c से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्या कौन सी एनर्जी है? दिस इज प्रेशर एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। देखें इसमें वेलोसिटी आ रही है, इस वजह से ये काइनेटिक एनर्जी है या इसको डायनामिक हेड भी कहते हैं। और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये प्रेशर एनर्जी है। तीनों एनर्जी एट अलोंग द स्ट्रीम लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट, इनकी जो चेंज है वो 0 है। इसका मतलब है कि ये अलोंग द स्ट्रीम लाइन क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। अच्छा, ये तो था, ये हमारे पास एक स्ट्रेट फ्लो है। लेट्स सपोज दिस इज आवर कैनाल एंड इसके अंदर फ्लो स्ट्रेट चल रहा है। तो ये हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो फ्लो था वो इररोटेशनल था। ठीक है, तो इस वजह से इरोटेशनल अगर स्ट्रेट कोई फ्लो चल रहा है तो उसमें मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होंगी उसके सेंट्रल रीजन में। तो क्या कोई ऐसा केस है कि जिसके अंदर चीज़ रोटेट भी कर रही हो लेकिन उसके अंदर शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो? जस्ट लाइक अब देखें, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज आवर जनरल बेरिंग। इसमें इंटरनल ये शाफ्ट है जो कि किसी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। ये इसमें लुब्रिकेशन भरी हुई है सारी, और ये जो ऊपर वाली लेयर है ये है स्टैटिक। तो अब क्या होगा? नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो ऐसे बनेगा। इसके अंदर याद है ये वाली लेयर जो इसके साथ है वो मैक्सिमम। मैं टेंजेंट क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये सर्कल में रोटेट कर रही है, तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने टेंजेंट बना दिया। याद है ना कि किसी सर्कुलर मोशन को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसका टेंजेंट ले लेते हैं। तो ये लीनियर वेलोसिटी, और इसका फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस आरपीएम को हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी हमारे पास बन जाती है। तो ये देखें, ये हमारे पास जब एक लेयर दूसरे के ऊपर रगड़ खाती है तो हमारी शेयर प्रोड्यूस होती है। तो अगर ये केस, इसके अंदर तो शेयर प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि ये रोटेशनल फ्लो था। क्या कोई ऐसी रोटेशन होती है फ्लूइड्स की जिसके अंदर रोटेशन तो हो लेकिन उसमें शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो? हाँ, वो ये है कि अगर ये और ये दोनों सेम वेलोसिटी से रोटेट करें तो फिर ये जो अंदर वाला फ्लूइड है इसके अंदर कोई शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगी। इन दोनों के साथ हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ रोटेट करता जाएगा, तो कोई लेयर दूसरे के साथ स्लाइड नहीं करेगी।
लेट्स सपोज ये एक मैं क्लोज सरफेस कंसिडर करता हूं, मैं 3 स्ट्रीमलाइंस कंसिडर करता हूं रोटेशन की, ठीक है। नंबर 1, इसका इसका ये कोई आर ओमेगा से घूम रही थी, ये इसकी थीटा डायरेक्शन है सिलेंडर में, ये इसकी आर डायरेक्शन है, और इनटू द जो पेज है वो हमारे पास जी डायरेक्शन है। तो एक स्ट्रीमलाइन, इसका जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो C1 होगा, इसका जो कांस्टेंट होगा वो C2 होगा, इसका जो कांस्टेंट होगा वो C3 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जिसकी कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये कांस्टेंट अलोंग सिंगल स्ट्रीमलाइन पे है, अलोंग सिंगल स्ट्रीमलाइन पे, ठीक है। जैसे स्ट्रीमलाइन चेंज होगी तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सबसे क्रिटिकल चैलेंज होता है वो इस कांस्टेंट को फाइंड करना होता है, क्योंकि हर स्ट्रीमलाइन के लिए ये जो कांस्टेंट है वो वेरी कर जाता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी जेनेरिक इक्वेशन मतलब हम बना सकते हैं जिससे हम इस चीज को मेजर करें, कोई ऐसा जेनेरिक रिलेशन हो कि हम किसी भी आर के ऊपर हम इसका कांस्टेंट फाइंड कर सके। तो अब उसके लिए हम एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं कि फर्ज करें, मैं कहता हूं, मैं एक सिचुएशन देता हूं कि ओरिजिन के ऊपर अगर मेरा जो प्रेशर था वो P0 था, और ओरिजिन पे चूंकि आर भी 0 था, जी भी 0 था, ठीक है, इनटू द पेज लेंथ भी 0 थी और आर भी 0 थी, और हमारी और कंडीशन क्या है कि जो वेरिएशन इन प्रेशर है ना, वेरिएशन इन प्रेशर वो अकर हो रही है अलोंग आर डायरेक्शन में। आर डायरेक्शन में क्यों कि देखो, जब ये थीटा डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस सेम वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको कहते हैं रिजिड बॉडी रोटेशन, रिजिड बॉडी रोटेशन। रिजिड बॉडी रोटेशन में फ्लूइड भी बॉडी के साथ साथ रोटेट करता है और उसमें कोई शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होती। तो चले, मैं कहता हूं कि मेरा जो सेंटर पे जो प्रेशर था वो P0 था, मतलब मुझे पता है, गिवन है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, लेकिन उसके साथ जो मतलब जैसे जैसे मैं फ्लो में अलोंग आर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, मुझे इसके प्रेशर की वैल्यू नहीं पता। प्रेशर की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब मैं इसकी प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। चले जी, ओरिजिन के ऊपर मेरा प्रेशर मुझे पता है और मुझे इसका स्टार्टअप कोऑर्डिनेट भी पता है कि आर भी 0 है और जी भी 0 है, और वेरिएशन जो प्रेशर है वो जस्ट जैसे वो रोटेट करेगा तो अलोंग आर डायरेक्शन में उसकी कोई ना कोई वेरिएशन आएगी, लेकिन थीटा डायरेक्शन में या जी डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा तो उसमें कोई वेरिएशन है नहीं आएगी। तो चलें जी, हम सबसे पहले इस कंडीशन को ओरिजिन पे सॉल्व करते हैं, बर्नौली इक्वेशन को कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास इक्वेशन थी P ओवर रो प्लस V स्क्वायर ओवर 2 प्लस GZ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लीनियर में इस वेलोसिटी लीनियर का, चूंकि हमारे पास ये जो चीज़ थी ये सर्कुलर में रोटेट कर रही है, तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं इसमें पुट करता हूं तो P ओवर रो प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी से करवा देता हूं, तो मेरे पास आ गया P प्लस रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस रो GZ इज इक्वल टू रो C, ठीक है। तो इधर से मेरे पास P किसके बराबर आ गया, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का माइनस रो GZ प्लस रो C। ओके, मेरे पास एक प्रेशर की ये निकल आई, एक इक्वेशन मेरे पास प्रेशर की ये निकल आई। ओके, अब इस बर्नौली इक्वेशन पे इस बर्नौली इक्वेशन में दो अननोन है। अगर मैंने किसी भी रेडियस के ऊपर मैंने इसको फाइंड आउट करना है तो मेरे पास दो अननोन है, एक तो ये कांस्टेंट अननोन है और ये प्रेशर फील्ड जो है ये अननोन है मेरे पास, ठीक है। तो ये प्रेशर फील्ड अननोन है, तो एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन नहीं ले सकते। तो इसका सोल्यूशन लेने के लिए हमें एक और
जो इक्वेशन है वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास दो इक्वेशन हो जाए और दो अननोन हो जाए तो हम इसका सीधा सीधा सोल्यूशन ले सके। तो दूसरी इक्वेशन मैं कंसीडर करता हूं नो ऑयलर्स इक्वेशन, जो इसके हमने ड्राइव की है ऑयलर इक्वेशन। तो ऑयलर इक्वेशन हमारे पास क्या थी, रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस रो जी। फॉर स्टेडी स्टेट ये जीरो हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, माइनस डेल पी प्लस रो जी। तो ये डेल पी इज इक्वल टू रो जी। एक मेरे पास यहां से ये रिलेशन बन गया, ओके। अच्छा, अब अगर मैं इस डेल को ओपन करता हूं, इस डेल को अगर मैं ओपन करूं तो मेरे पास, इस डेल को अगर मैं ओपन करूं तो मेरे पास, चूंकि ये सर्कुलर रोटेशन थी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट था, तो इसमें आर थीटा एंड जी था। याद रहे हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक केस बर्नौली इक्वेशन का कंसीडर कर रहे हैं जिसमें रोटेशन तो हो रही है लेकिन उसमें कोई विस्कस शेयर प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हम कह रहे हैं कि हमें किसी भी रेडियस के ऊपर कोई ऐसा जेनेरिक रिलेशन बना के दें कि हम उसके अंदर उसका कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ गिवन कंडीशंस थी ये वाली, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन कंसीडर की, चूंकि दो इक्वेशन और दो अननोन्स थे हमारे पास, तो एक हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आ गई और दूसरी हमने कंसीडर कर ली ऑयलर इक्वेशन। तो चूंकि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मैं इसको डेल को ओपन कर देता हूँ। पार्शियल जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मेरा डेल क्या था, इसके तीन होंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल आर, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा और पार्शियल ओवर पार्शियल जी। तो अगर मैं अब अपनी प्रीवियस अजम्पशन लूँ ये वाली जो हमारे, तो के वेरिएशन इन प्रेशर अलोंग जस्ट आर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये थीटा भी जीरो हो गया और जी भी जीरो हो गया। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो डेल मेरे पास किसके बराबर आ गया, ये मेरे पास आ गया डेल पी बराबर आ गया पार्शियल पी ओवर पार्शियल आर के, पार्शियल पी ओवर पार्शियल आर के, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली, ये बन गई पार्शियल पी ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू रो जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कौन सा प्रेशर है, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारी क्लोज सरफेस है, ये हमारी क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो हम इस प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम बदल देते हैं मॉडिफाइड प्रेशर के अंदर। मॉडिफाइड प्रेशर किसके बराबर था, P इज इक्वल टू P हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस रो जी के। तो इसका मैंने बताया था कि अगर मतलब दो है सरफेस है तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर था वो P था, तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे अलोंग द जी डायरेक्शन तो इसमें ग्रेविटी इफेक्ट रो जी के तहत इसमें एड अप होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस प्रेशर को मैं मॉडिफाइड प्रेशर से रिप्लेस कर देता हूँ, पार्शियल P स्टार ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू रो जी। तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारी जो चेंज इन प्रेशर थी वो इस चीज के बराबर आ गई। अच्छा, अब चूंकि ये जो चीज है, ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो इसमें जो ग्रेविटी लग रही है अलोंग आर डायरेक्शन वो लग रही है ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। तो ये जो हमारे पास जी था ये बन गया वी स्क्वायर ओवर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर इसको मैं पुट करूं तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई आर, तो ये आर से आर कट गया तो ये आर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ये बन गया। तो इसको अगर मैं ऊपर पुट करूं तो मेरे पास क्या बन गया, पार्शियल पी प्राइम और पार्शियल आर इज इक्वल टू रो आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। पार्शियल पी और पार्शियल स्टार, यहां से अगर मैंने पी स्टार निकालना है तो मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लूंगा। तो इंटीग्रेशन पार्शियल और पार्शियल आर विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू रो आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इससे कट गया तो मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया पी प्राइम इज इक्वल टू रो ओमेगा कांस्टेंट आ गया तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस b1, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये चीज मेरे पास आ गई। अब इसको, इस इक्वेशन को मैं दोबारा
इस पी प्राइम को मैं पुट करता हूं अपनी इक्वेशन नंबर ए के अंदर और यहां से मैं पी बाहर निकालता हूं। तो इक्वेशन नंबर ए को अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, इक्वेशन नंबर ए को सॉल्व करें, पी इज इक्वल टू पी प्राइम माइनस रो जी जी। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या बन गया, P इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस B1 माइनस रो जी जी माइनस रो जी जी। ओके, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास ये वाली, P इज इक्वल टू ये वाली जो हमने बर्नौली इक्वेशन से एक P फाइंड किया, दूसरा P हमने आयलर इक्वेशन से फाइंड किया, तो दोनों P को अब हम इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, माइनस रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 माइनस रो जी जी प्लस रो सी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस B1 माइनस रो जी जी। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था B1, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था B1, इसकी वैल्यू मैं फाइंड करता हूं एट ओरिजिन पे, जो जहां पे हमें पता है एट ओरिजिन, जहां पे हमें पता है कि मेरा जो मॉडिफाइड प्रेशर है वो P प्लस रो जी जी है। ठीक है, तो एट ओरिजिन पे मेरा जो प्रेशर था वो हाइड्रोस्टैटिक और P नॉट था और जी क्या था, जी 0 था, तो ये टर्म उड़ गई, तो P प्राइम किसके बराबर आ गया, P नॉट के। तो यहां पे अगर मैं पुट करूं R0 पे तो मेरे पास क्या आएगा, P नॉट इज इक्वल टू R0, अगर यहाँ पे पुट होगा, यहाँ पे अगर मैं R0 पुट करूं तो P प्राइम की जगह पे मैंने P नॉट पुट कर दिया इससे। ठीक है, तो P नॉट इधर आ गया और R0 पुट करके तो B1 किसके बराबर आ गया, P नॉट के। तो अब यहां पे इक्वेशन नंबर 3 में मैं P नॉट पुट करता हूं और इसको सॉल्व करता हूं, ये उधर चला गया, ये माइनस से माइनस कट गया। ओके, ये उधर चला गया, तो हमारे पास रो सी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस P नॉट। ओके, तो अब ये हो गया पूरा, रो सी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस P नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं C निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस P नॉट डिवाइडेड बाई रो एंड डिवाइडेड बाई रो से रो कट गया, तो मेरे पास C किसके बराबर आ गया, P नॉट ओवर रो प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे, अब मेरे पास वो फाइनल फार्मूला आ गया कि मैं किसी भी रेडियस के ऊपर मैं अपना C का फार्मूला निकाल सकता हूं। मैं कहता हूं कि एट ओरिजिन, जहां पे मुझे पता है, मैं कहता हूं कि एट ओरिजिन पे मेरा कांस्टेंट क्या निकलेगा, यहाँ पे R0, तो ये टर्म उड़ गई। ठीक है, तो सॉरी दिस इज नॉट R, दिस इज रो, तो मेरे पास ओरिजिन के ऊपर P नॉट ओवर रो निकल आया। सिमिलरली मैं कोई भी R यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास P नॉट मुझे पता है, तो मेरे हर R के ऊपर मेरे पास एक C की वैल्यू निकल आएगी। तो ये वो मतलब एक जेनेरिक चीज थी जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाई है पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम की। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, आज के लेक्चर के अंदर हमने बर्नौली इक्वेशन ड्राइव किया आयलर इक्वेशन से। ठीक है, और देन बर्नौली इक्वेशन को हमने देखा है अलोंग द स्ट्रीम लाइन और उसमें देखा है कि वो कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, देन हमने बर्नौली इक्वेशन का एक पर्टिकुलर केस कंसिडर किया है, उस केस के साथ हम लोगों ने इसकी रोटेशन का एक जेनेरिक रिलेशन बनाया है। ठीक हो गया, तो अब ये सारी चीजें हम चल के बुक के अंदर देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये सारी चीजें बुक के अंदर कैसे एक्सप्लेन की गई हैं। जी तो जनाब इधर देखिएगा, ये है जी डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन इन इनविसिड रीजन ऑफ फ्लो। हाँ जी, ये वेक्टर आइडेंटिटी के बारे में मैंने पूरा प्रूव आपको करवा दिया है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया वोर्टिसिटी से। तो इक्वेशन नंबर 10.15, तो 10.16 ये हमने कर ली। इसको देखिएगा आगे, ये देखें जी 10.17,
10.17 में देखें, ये इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव कर ली थी। इस सारी एक्सप्लेनेशन को मैंने आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारी एक्सप्लेनेशन को मैंने रिप्लेस कर दिया है उस डिस्कशन के साथ जिसमें मैंने ds के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया है, और उसको मैंने रिप्लेस करके फाइनली जो मैंने कंक्लूजन दिया है वो मैंने ये दिया है 10.18 का, कि अलोंग द स्ट्रीमलाइन ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये हमने एक केस कंसिडर किया, इसमें ये जो था दिस इज़ आर डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी थी वो हमारे पास अपना क्या कहते हैं आर ओमेगा थी, ठीक है। तो हमारे पास ये बर्नौली इक्वेशन थी, हर स्ट्रीमलाइन का जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये देखें, कहता है सॉलिड बॉडी रोटेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनविसिड रीजन ऑफ फ्लो that is also a rotation. The Bernoulli constant differs from streamline to streamline but is constant along a particular streamline. एक streamline के ऊपर ये कांस्टेंट होगा। तो इस कांस्टेंट को कंसिडर करने के लिए ये अगला प्रॉब्लम है 10.3 जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें वही चीज़ है, वो पर्टिकुलर केस बताता है कि हमने इसका वो एक जेनेरिक रिलेशन बनाना है। तो जेनेरिक रिलेशन ये चीज़ आ गई P0/ρ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मैंने बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पे वो एक ग्राफ कहता है कि ये ग्राफ उसने एक ड्रा किया। वो कैसे ड्रा किया देखें, आर फर्ज करें ये बड़ा आर था, उसके पास मैक्सिमम जो उसके पास रेडियस था ना रोटेशन का ये वो था, और आर ऊपर वाला आर वो स्मॉल आर वो वाला था कि सॉरी ऊपर वाला आर वो वाला था कि वो जिस भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वो लेना चाह रहा है तो वो उसका वहाँ पे आर ये वो वाला है। तो अब ये फ़र्ज़ करें ऊपर वाला आर भी अगर हमारे पास क्या कहते हैं पहले ये देखें, ये रेशो थी, ये हमारे पास 1 कब आएगी जब नीचे वाला आर और ऊपर वाला आर हमारे पास ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ऊपर वाला बढ़ता जाएगा और नीचे वाला कम होता जाएगा तो ये हमारे पास जो रेशो है ये 1 से ग्रेटर जाती जाएगी। अब देखें वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएं। वाई एक्सिस के ऊपर P0 वो प्रेशर है जो हमने मालूम करना है। P0 ओरिजिन पे था, हमें पता है, आर हमें पता है, ओमेगा स्क्वायर पता है और रो पता है। ये P हमें नहीं पता, ठीक हो गया। ये हमें P नहीं पता जो कि हम इस फार्मूले से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखें जो भी हमारे पास R होगा वो हम इसके इधर पुट करेंगे, P0 पुट करेंगे, यहाँ पे इस सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें हर जगह पे एक P मिलता जाएगा। उस P को P0 से माइनस करेंगे, इधर हर R के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक पैराबोलिक कर्व मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई है कि ये इसका न्यूमेरिकल के अंदर उसने बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको करना नहीं है, जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें कि ये है क्या, ठीक हो गया। तो अगली अप्रॉक्सीमेशन है जनाब इररोटेशनल फ्लो अप्रॉक्सीमेशन, कि हमारा जो फ्लो है वो इररोटेशनल फ्लो की अगर अप्रॉक्सीमेशन हो तो वो कैसे लगेगी। तो वो मैंने आपको जब ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल वाला बताया था, तो कर्ल में मैंने आपको बताया था, ये देखें यहाँ पे कि अगर डेल क्रॉस v = 0 के बराबर आ जाता है तो मैं कहता हूँ कि मेरा इररोटेशनल फ्लो है। तो अगले लेक्चर के अंदर मैं डिटेल में रोटेशनल फ्लो की जो है अप्रॉक्सीमेशन वो आपको समझाऊंगा। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।